वेलकम बैक। फिर से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर फरहान कराची से। जी डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी। जी डॉक्टर साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोज देखते हैं। मैं सिर्फ ये दो सवाल थे मेरे पास जी। एक नंबर वन वो ये था कि हम लोग प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात करते हैं और एक MQM जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी डेफिनेटली है पाकिस्तान की, और उसने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। लेकिन मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा था कि क्या इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अब स्टेट सिस्टम पे आ जाएं और प्रोविंसेस जो है इनको मतलब अब डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस तरह स्टेट्स में आ जाएं और छोटे, जैसा इंडिया के अब इतने सारे स्टेट्स बनते चले जा रहे हैं और छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिसमें लोगों की जो है वो डिमांड्स भी पूरी होती हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल भी बेहतर होता है। और दूसरा ये पॉइंट था मेरा कि जिस तरह के हमारे बहुत सारे पिलर्स हो गए हैं बेसिकली जो कि फंक्शनली गवर्नमेंट को चलाते हैं, जैसे कुछ डेवलप कंट्रीज में एक जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेटिव होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अपना सवाल खत्म करते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं वो इलेक्टेड लोग नहीं होते बल्कि नॉमिनेटेड होते हैं। हमारे सिस्टम में पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वही लॉज भी बनाते हैं, फिर वही मिनिस्टर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाते हैं और उन्हीं में से ही लोग जो हैं। डॉक्टर साहब मैं समझ गया आपकी बात, और यकीन करें तीनों इश्यूज के ऊपर मैं आपके साथ 100% साथ हूँ। 1995 में मैंने एक इदारिया लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि ये मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये हल नहीं कर सकती। दिस इज़ 15 ईयर्स अगो, और मैं आज भी वही बात करता हूँ कि ये 4 प्रोविंसेस वाली बात जो है, और वो भी एथनिकली डिफरेंट प्रोविंसेस, ये वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। और स्पेशली क्योंकि हम हल ही नहीं कर सके कोई सिस्टम, ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम चला सके, ना ये 4 प्रोविंसेस वाला सिस्टम चला सके। मेरी उस वक्त तजवीज़ थी और आज भी वही तजवीज़ है कि कम से कम 10-12 प्रोविंसेस होने चाहिए या स्टेट्स होने चाहिए छोटे, या ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 जितनी डिवीजन्स हैं उतने होने चाहिए, ताकि ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है जेन्युइनली आवाम तक पहुंचे। अब जुल्म है कि कोई बंदा बैठा हुआ है 400 मील दूर लाहौर से और वो लाहौर के सेक्रेटेरिएट में आके अपना काम करवाने आता है। इसी तरीके के साथ सिंध में और बाकी इलाकों में भी। तो आई एम 100% विद यू। ये डिवोल्यूशन जो है ये सिर्फ प्रोविंशियल डिवोल्यूशन की बात होती है। यहाँ जेन्युइन डिवोल्यूशन 24 प्रोविंसेस, 25-26 प्रोविंसेस जैसे इंडिया ने किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, दिस इज द ओनली वे टू गो। आई एम 100% विद यू। इसके ऊपर अगर मुझे मौका मिले तो मैं प्रोग्राम भी करना चाहूंगा और मैं इसके ऊपर 2 घंटे बात कर सकता हूं, इसके आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूं। तो आई एम 100% विद यू। दूसरी बात, आपने अमेरिका का हवाला दिया। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं ये कह दूं कि द अमेरिकन सिस्टम इज अ परफेक्ट सिस्टम फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वो वहां भी चलता है और हमारी भी टेम्परामेंट इसी किस्म की है कि हम भी यहां उसी किस्म का सिस्टम बना सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ताकि ये सारी इन बिटवीन इनडायरेक्ट सब चीज बंद हो जाए। प्रेसिडेंट आए, अपनी एक टीम बनाए जिसमें इलेक्टेड लोगों की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में 50,000 नए लोग नया प्रेसिडेंट लेके आता है, सब कंस्टिट्यूंसीज, एक्सपर्ट्स, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल, पॉलिटिकल, सबको ले आते हैं, जबरदस्त टीम बनती है। लेजिस्लेचर अलग होता है, उसके अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे। तो मैं ये आपसे क्या, और फिर इतनी डिवोल्यूशन है वहां स्टेट्स की कि यू कांट इमेजिन कितनी पावरफुल है वो स्टेट्स। तो उस किस्म का सिस्टम यहां होना चाहिए और वी कैन मेक इट वर्क। अफसोस इस बात का है इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट ये हमारी जो बिग नेशनल पार्टीज है ना, ये है, बिकॉज इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा जब डिवोल्यूशन होगी। तो छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो आवाम की खिदमत के लिए तैयार हो जाएंगी और आवाम उन्हें वोट देंगी बिकॉज वो उनके इलाके से होंगी। यही एक रास्ता है और यही सोल्यूशन है। आई एम 100% विद यू सर। हेडी साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सरमद ज़िया साहब लाहौर से। जी सरमद साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम सेठी साहब से मैंने बात करनी है। जी जी नजम सेठी साहब, मैंने आपसे ये पूछना है, जिस तरह के आप लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं पीपल्स पार्टी को और नवाज शरीफ वगैरह को, तो उनके रवैये की वजह से या उनकी जो तनकीद करते रहते हैं, जैसा आज आसिफ जरदारी साहब को, शाहिद मसूद साहब दिन रात मदद करते रहते हैं। MQM के बारे में कोई भी मैंने देखे इनके प्रोग्राम, शाहिद मसूद के देखे, जो और नहीं आप नाम मत लीजिए प्लीज इफ यू डोंट माइंड। एंकर्स के मैंने प्रोग्राम देखे, आप लोग उनको उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करते, जबकि उनके बारे में एक बैड परसेप्शन इतनी ज्यादा है आवाम में, इतनी ज्यादा है कि ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि आप किसी एंकर का नाम लेके उनकी तनकीद करें। अगर तनकीद करनी है तो उनके प्रोग्राम पे करें। आई डोंट थिंक वो मेरे पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि हम किसी और की तनकीद कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को या अपने चैनल को की अहमियत बढ़ा रहे हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस ऑफ एंकर्स बाय नेम। मगर इसमें कोई शक नहीं है
کہ دیر آر اینکرز ہو, اب کامن پرسیپشن یہ ہوتا جا رہا ہے کہ دے آر ناٹ فیئر, اور وہ کسی انہولی ایجنڈے پہ یا وہ کسی پالیٹکس کے ذریعے یا کسی اکانومی کے لیے ذریعے یا کسی بزنس کے لیے ایجنڈے فالو کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کا جو رول رہا ہے ان پروموٹنگ ڈیموکریسی وہ بڑا سلیکٹیو رہا ہے. تو بٹ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہوں گا, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم بیلنس بات نہیں کریں گے, انڈیپینڈنٹ بات نہیں کریں گے, فیئرلیس بات نہیں کریں گے, تو لوگ ایک دن آپ فول کر لیں گے, 2 دن آپ فول کر لیں گے, بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. لوگ بڑے اویئر ہو گئے ہیں, لوگ پتہ چل جاتا ہے, لوگ ایسے نہیں دیکھیے اب بات چھپی نہیں رہتی, اب چینلز ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہیں. ون آف دا ریزنز وائی ہماری چینل اس وقت ابھر رہی ہے اور لوگ ہماری طرف ٹرن کر رہے ہیں کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیلنس بات کرنی چاہیے, سب کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. سچائی صرف ایک کے پاس نہیں ہوتی, ہر ایک بندہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور یہ ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھ کے چلنی پڑتی ہے اور 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. مگر یہ ایک ون سائیڈڈ قسم کی بات کرنا, دس از ناٹ فیئر. سعید صاحب اب سوال ہمیں اور آ جاتے ہیں. میں وہ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی NA 123 کی, وہ کیوں نہیں آنا چاہتے پارلیمنٹ کے اندر؟ اچھا, یہ آپ کو بڑا اس سوال کا 2-3 دن سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سوال کیا جائے, مجھے بیل آؤٹ ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی کال آ جاتی ہے. تو آج نہیں, دیکھیے میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ شاید وہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹ تھی, انفارمل یا فارمل اگریمنٹ تھی, میاں صاحب بھی اس سے 10 سال والی بات تھی, اور ابھی بھی جب یہ واپس آئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی یہ کچھ کہہ کے آئے ہوں کہ ٹھیک ہے 10 سال کے لیے میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں. تو وہ ایک انسپوکن سی چیز ہے. میاں صاحب تو بات ہی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں اگریمنٹ ہی نہیں تھی, مگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید یہ فیکٹر ہے اور وہ اس سال کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اگلے سال شاید وہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے میاں صاحب اس وقت جو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے 2-3 بڑے سخت ہارڈ لائنرز, خواجہ آصف اور چوئی نثار, اور وہ کھڑکاتے ہیں, ہر وقت گورنمنٹ کو کھڑکا کے رکھتے ہیں. میاں صاحب نے یہاں سافٹ لائن لی ہوئی ہے, وہ جسے کہتے ہیں سافٹ اپوزیشن کی ہوئی ہے, تاکہ ان کے لیے لیوریج ہو, سپیس ہو مونوور کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو بھی اور رانا جیسے, ثناء اللہ صاحب جیسے لوگوں کو بھی ہارڈ لائن کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میاں صاحب میرا خیال ہے یہ ہارڈ لائن سافٹ لائن ادھر وہ, اور خود بیچ میں گنجائش رکھتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ایسے وقت بھی آتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیکٹکس کے تحت کیا ہوا. تیسری بات یہ ہے, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا فائدہ, یہ پارلیمنٹ اس سال تو پورا اس سے کرنا نہیں ہے, اب میں کیا الیکشن لڑوں اور پھر جاؤں اور وہاں جا کے پھر مجھے کھڑا ہو کے جواب بھی دینا پڑے. اس بڑا اچھا ہے کہ وہ نثار صاحب لگے ہوئے ہیں, میں باہر ہی بیٹھا رہوں, پھر الیکشن ہوگی تو ایک دفعہ آئیں گے تو پرائم منسٹر بن کے ہی آئیں گے. سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.